हेलो एवरीवन, वेलकम बैक स्मार्ट स्टडी हब। आज हम आपके लिए आज टेट की सीडीपी और पेडागोजी से रिलेटेड एक इम्पोर्टेंट क्लास लेके आए हैं, जिसको आप शक्तिमान क्लास भी बोल सकते हो। देखिए, इस क्लास में मैंने आपको जो आपका सिलेबस आया हुआ है स्टेट का, वो कंप्लीट रिवीजन के लिए उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे वो सारे के सारे आज हम करने वाले हैं। तो इस क्लास को जितना आप इम्पोर्टेंट कहे ना उतना ही कम है। अगर आपने इस क्लास को भी कर लिया तो इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला है। तो बस इतना ही कहूँगी, आप और ज़्यादा क्लास को देख के ही पता लगा सकते हो कि कितनी इंपॉर्टेंट है। कंप्लीट सिलेबस आपका यहाँ पे मिलने वाला है, ठीक है। जितने भी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हो सकते हैं इसमें से, वो सारे के सारे क्वेश्चंस हम इसमें क्लास में लगाएंगे। थोड़ी सी लंबी क्लास हो सकती है, लेकिन इससे बाहर आपका कोई क्वेश्चन नहीं रहने वाला। सारे टॉपिक्स आपके क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और लाइक कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर देना, ताकि और बच्चों की भी हेल्प हो सके। एंड क्लास के लिंक में मैंने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे दूंगी, वहाँ पे मैं आपको ये पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूंगी, ताकि आप इस पीडीएफ को भी पढ़ सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। देखिए, टॉपिक्स में थोड़ा कम ही पढ़ेंगे, क्योंकि हम क्वेश्चंस को ज़्यादा लगाएंगे। मैं सिर्फ इतना दिखाते जाऊंगी आपको कि ये टॉपिक्स हमने कवर किए हैं, ठीक है। बाल विकास की अवधारणा एवं इसका अधिगम से क्या क्या संबंध है। तो देखिए, बाल विकास की अवधारणा ही क्या क्या है आपकी। विकास आंतरिक एवं बाह्य कारणों से व्यक्ति में परिवर्तन होता रहता है। विकास के आयाम कौन से होते हैं। देखिए, कौन से विकास के अभिलक्षण होते हैं कि कहाँ कहाँ पे हम विशिष्ट से सामान्य की ओर, सरल से जटिल की ओर, एकीकृत से क्रियात्मक सत्रों की ओर अग्रसर होते होने के कारण के दौरान प्राय यह एक क्रम के अनुसरण में हम विकास करते रहते हैं। विकास जो है एक जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जो गर्भ से लेके मृत्यु पर्यंत होती रहती है। तो ये मैंने कंप्लीट डिटेल में ये क्लासेस मैंने दे दी है, ठीक है। तो इनको ज़्यादा महत्व नहीं देंगे, ज़्यादा हम कक्षा जो क्वेश्चंस है ना उनको कवर करेंगे। विकास के आयाम कौन से होते हैं। शारीरिक विकास, क्रियात्मक विकास का, मानसिक विकास, भाषाई विकास, स्विंगों का विकास। स्विंग जिसे भाव भी कहा जाता है, का अर्थ है कि ऐसी अवस्था जो व्यक्ति के व्यवहार को प्रभावित करती है, जैसे भय, क्रोध, घृणा, आश्चर्य, स्नेह, खुशी इत्यादि। तो इनको देख लेना, मैं पीडीएफ में दे दूंगी, ठीक है। वैसे भी मैंने ये डिटेल में करवा दी है। सामाजिक विकास किस तरीके का होता है कि सामाजिक विकास का शाब्दिक अर्थ होता है समाज के अंतर्गत रहकर विभिन्न पहलुओं को सीखना। समाज के अंतर्गत चरित्र का निर्माण, अच्छा निर्माण होता है। जीवन से संबंधित व्यवहारिक शिक्षा इत्यादि का विकास होता है, कि समाज में रहकर ही हम समाज से जुड़ते हैं, समाज के दायरों को समझते हैं। समाज में जो भी प्रथाएं चल रही हैं, कस्टम्स हैं, रिवाज हैं, संस्कृति हैं, उनसे जुड़ करके हम अपना विकास करते हैं, ठीक है। विकास की अवधारणाएं एवं अधिगम से क्या क्या संबंध है। तो हम क्या करते हैं, देखो, वृद्धि क्या होती है। वृद्धि और विकास में अंतर क्या होता है। वृद्धि होती है जो शारीरिक विकास जो होता है, शरीर के अंतर्गत जो लंबाई होती है, भार होता है, मोटाई होती है, अन्य अंगों का विकास जो आता है, वो शरीर के अंदर जो भी संरचना होती है वो क्या होता है, वृद्धि होती है। और विकास क्या होता है, विकास शरीर और मानसिक और सामाजिक तीनों रूप से जो ऑल ओवर डेवलपमेंट होता है उसको हम विकास बोलेंगे, ठीक है। विकास जो है वृद्धि में शामिल नहीं होता, लेकिन वृद्धि जो है विकास में शामिल होती है। क्लियर। वृद्धि विकास की प्रक्रिया एक चरण होता है, इसका क्षेत्र सीमित होता है। वृद्धि का क्षेत्र सीमित होता है, विकास का क्षेत्र जो है विस्तृत होता है। वृद्धि एक टाइम पे आके रुक जाती है, लेकिन जो विकास है वो सतत चलता रहता है। यहाँ पे विकास बालक की शारीरिक वृद्धि, जिसका अर्थ यह नहीं हो सकता है कि उसमें विकास भी हो रहा है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपका शरीर बढ़ रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप विकास कर रहे हो। लेकिन अगर आप विकास कर रहे हो, विकास के लिए वृद्धि आवश्यक नहीं है, लेकिन यह गुणात्मक विकास को दर्शाता है, ठीक है। जो वृद्धि होती है वो परिणात्मक होती है, और विकास जो होता है वो गुणात्मक और परिणात्मक दोनों होता है। व्यवहारिक परिवर्तन, कार्य कुशलता, कार्य क्षमता, व्यवहार में सुधार इत्यादि के लिए क्या होता है, विकास होता है। क्लियर। देखिए, अब हम बात करते हैं वृद्धि तथा विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। बस सिर्फ नाम बात करेंगे। प्रभावित कौन कौन करता है। पोषण, अगर अच्छा पोषण होगा तो हमारा अच्छा विकास होगा। अगर अच्छा पोषण नहीं मिलेगा तो हमारा विकास भी क्या होता है, कहीं ना कहीं जाके रुक जाता है, ठीक है। फिर क्या करते हैं, वृद्धि क्या होगी, यह विकास के अन्य कारकों में सबसे महत्वपूर्ण
कारक होता है। बौद्धिक विकास जितना अच्छा होगा, हमारे अंदर उतनी ही समझ होगी, उतनी ही हमारे अंदर नैतिकता आएगी और इस भावात्मक तर्कशीलता इत्यादि का विकास उतना ही उत्तम होगा। फिर क्या कहता है कि ये वंशानुक्रम जो होता है वो भी क्या होता है, हेरिडिटी की स्थिति शारीरिक और मानसिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। माता पिता के गुण और अवगुण को प्रभावित करने बच्चों पर स्पष्ट रूप से देखने को मिलता है। फिर लिंग, लड़के या लड़कियां, समझते हैं लड़के और लड़कियों में विकास के क्रम में विविधता देखी जा सकती है। किसी अवस्था में विकास की गति लड़कियों में ज़्यादा हो जाती है तो किसी अवस्था में लड़कों की ज़्यादा हो जाती है। फिर वायु और प्रकाश, फिर कहता है कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए वायु और प्रकाश की आवश्यकता होती है। वायु अच्छी ना मिले तो बालक बीमार हो सकता है। इसके अभाव के कार्य करने की क्षमता क्या हो जाती है, प्रभावित होती है। शरीर के विकास के लिए सूर्य की प्रकाश की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आजकल के बच्चे क्या होते हैं, सूर्य का प्रकाश अपने शरीर पे पड़ने ही नहीं देते हैं तो उनको बहुत सारे रोग हो जाते हैं, जैसे पीलिया जैसा एक गंभीर रोग जो है आजकल देखने को मिल रहा है। अंतःस्रावी ग्रंथियां, अंतःस्रावी ग्रंथियों से निकलने वाला हार्मोन बालक और बालिकाओं के शारीरिक विकास को क्या करता है, प्रभावित करता है। शारीरिक क्रिया, आजकल का क्या होता है कि हम जो शारीरिक क्रिया कर बहुत ही कम देखने को मिलती है। पहले के ज़माने में सुना जाता है कि बहुत ज़्यादा शारीरिक क्रियाएं की जाती थी। हम अपने बड़ों से भी देख सकते हैं कि खेत में काम करते थे, भैंसों का काम करते थे, मतलब इतनी ज़्यादा एक्टिविटी होती थी, उनको व्यायाम करने की ज़रूरत ही नहीं होती थी। लेकिन अब क्या है कि व्यायाम करने के लिए भी लोगों को मनाना पड़ता है कि भाई अपने शरीर की देखभाल करें, लेकिन बहुत ही कम हमारे शरीर की एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो शारीरिक क्रिया क्या होती है, बहुत ही कम देखने को मिल रही है, इसलिए व्यक्ति जो है आलसी बनते जा रहे हैं, सक्रिय नहीं होते हैं। ठीक है। फिर वर्दी की अवस्थाएं कौन सी हैं, देखिए फिर भी मैं डिटेल में ही आ गई हूँ, कोई बात नहीं, थोड़ी लंबी हो जाएगी, 2 क्लास बन जाएंगी, कोई बड़ा इशू नहीं है, लेकिन हम डिटेल से ही करेंगे। देखिए वर्दी की कौन सी, एक शैशवावस्था है जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक शैशवावस्था ली जाती है। इसमें शारीरिक और मानसिक विकास तेजी से होता है। बालक इस अवस्था में पूर्ण रूप से माता पिता पर आश्रित रहता है। इस अवस्था में स्वयंगात्मक विकास भी होता है। इस अवस्था में सीखने की क्षमता काफ़ी तीव्र होती है। जब नवजात शिशु काल की ओर अग्रसर होता है तो उसके अंदर प्यार और स्नेह की आवश्यकता बढ़ने लग जाती है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे क्या होता है, सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास कब होता है, शैशवावस्था में होता है। फिर आता है बाल्यावस्था। बाल्यावस्था को 2 भागों में बांटा है, एक पूर्व बाल्यावस्था और एक उत्तर बाल्यावस्था। पूर्व बाल्यावस्था 2 से 6 वर्ष की अवस्था है। बालकों का बाहरी जुड़ाव होने लगता है, बाहर समाज से जुड़ने लग जाते हैं। बच्चों नकल करने की प्रवृत्ति आती है, अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। समाजीकरण एवं जिज्ञासा दोनों में वृद्धि होती है। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से यह काल भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था है। तो भाषा सीखने का सर्वोत्तम अवस्था कौन सी है, पूर्व बाल्यावस्था। अब हम बात करते हैं कि उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था जो है वो कब है, 6 से 12 वर्ष की आयु में उत्तर बाल्यावस्था पाई जाती है। इस अवस्था में बच्चों में बौद्धिक, नैतिक, सामाजिक, तर्कशीलता इत्यादि का व्यापक विकास होता है। पढ़ने की रुचि में वृद्धि के साथ साथ श्रवण करने की क्षमता का भी विकास होता है। बच्चों में समूह भावना का विकास हो जाता है। समूह में खेलना, समूह में रहना, समलैंगिकता। समलैंगिकता क्या होता है, लड़के लड़कों के साथ दोस्ती करते हैं और लड़कियां लड़कियों के साथ दोस्ती करती है, मतलब एक जैसी समलैंगिकता पर विश्वास करते हैं। ठीक है ना। जीवन में अनुशासन और नियमों की महत्ता को समझ में आने लग जाती है और खोजी दृष्टिकोण और घूमने की प्रवृत्ति का विकास होता है। घूमने की प्रवृत्ति देखो, जैसे बार बार बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, बाहर बच्चों के साथ खेलने की कोशिश करेंगे, तो घूमने की प्रवृत्ति और खोजी बहुत ज़्यादा जो उनका खोजी दिमाग होता है। फिर आती किशोर अवस्था। किशोर अवस्था 12 से 18 के बीच की अवस्था, अत्यंत जटिल अवस्था और साथ ही व्यक्ति की शारीरिक संरचना में परिवर्तन मिलता है। यह वह समय होता है जिसमें बालक बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर उन्मुख होता है। इस अवस्था में किशोरों की लंबाई और भार दोनों में वृद्धि देखने को मिलती है और साथ ही साथ मांसपेशियों में भी वृद्धि देखने को मिलती है। किशोर अवस्था में आपका सबसे ज़्यादा सामाजिक विकास होता है, लेकिन तीनों ही विकास देखने को यहाँ पे मिलते हैं। क्लियर। उम्मीद है ये क्लास आपको समझ में आ रही होगी और ये क्लास बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने देखी है पीडीएफ और यहाँ से मतलब कंप्लीट सिलेबस को इस पीडीएफ ने कवर कर रखा है। ये क्लास जो जितनी आप देखोगे, इस पीडीएफ को जितना आप पढ़ोगे, आपको और नोट्स पढ़ने की भी ज़रूरत नहीं होगी। आप एक बार एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर ही है और इस चैप्टर मैं कोशिश करूँगी कि एक ही क्लास में, अगर एक क्लास में नहीं बन पाई तो 2 क्लासेज में मैंने कंप्लीट आपकी पेडागोजी को दे देना है। फिर हम बात करते हैं 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियों में तेजी से वृद्धि होती है। तो कौन सी आयु में लड़कों की अपेक्षा लड़कियां जो है एकदम से ज़्यादा बड़ी दिखने लग जाती हैं और
14 से 18 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी बढ़ जाती है। देखो 12 से 14 की आयु में लड़कियां ज़्यादा एकदम से ग्रो करती हैं, लेकिन फिर 14 से 18 में लड़के ज़्यादा एकदम से बड़े हो जाते हैं। ठीक है, इस काल में प्रजनन अंग विकसित होने लगते हैं और उनका काम की मूल प्रवृत्ति जागृत होती है। इस अवस्था में किशोर दुविधा और एवं स्वयं से संबंधित सरोकार मतलब का भाव रखते हैं। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ, मैं भी कुछ करूँ, मतलब अपने आप में कुछ करने की, करियर बनाने की, जिंदगी बनने और बिगड़ने की जो अवस्था होती है वो यही होती है। ठीक है, प्रबल भावनाओं का विकास इस अवस्था में होने लग जाता है। इस अवस्था में किशोर किशोरियों में की वृद्धि का विकास पूर्ण हो जाता है और उनका ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति भी बढ़ जाती है, उनका दायित्व स्थायित्व तो होता है वो आने लग जाता है। ठीक है, इस अवस्था में मित्र बनाने की प्रवृत्ति तीव्र होती है एवं सामाजिक संबंधों की वृद्धि, सामाजिक संबंधों में क्या होती है, वृद्धि होने लग जाती है। नशा अपराध की ओर उन्मुख होने लग जाते हैं। ठीक है, किशोरों में शारीरिक बदलाव का प्रभाव किशोर जीवन में सामाजिक मनोवैज्ञानिक पहलुओं पर पड़ता है। अतः इस अवस्था में उन्हें शिक्षक, मित्रों, अभिभावकों का सही मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। फिर आते हैं युवा प्रौढ़ अवस्था। युवा प्रौढ़ अवस्था, देखिए युवा प्रौढ़ अवस्था आपके सिलेबस में नहीं है तो ये मैं नहीं कराऊंगी बिल्कुल भी, क्योंकि ये वाले टॉपिक नहीं है हमारे, सिर्फ सीडीपी के टॉपिक हैं जो कि बाल्यावस्था से है। वैसे युवा प्रौढ़ावस्था 18 से 40 वर्ष, फिर परिपक्व प्रौढ़ावस्था 40 से 65 वर्ष, प्रौढ़ वर्ष 65 से ऊपर। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं अधिगम क्या होगा। अधिगम का अर्थ होता है सीखना। अधिगम एक प्रक्रिया है जो जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है, जिसके द्वारा हम ज्ञान को अर्जन करते हैं, ज्ञान को हम सीखते हैं, जिसके द्वारा हमारे व्यवहार में परिवर्तन होता है। जन्म के तुरंत बाद ही बालक सीखना आरंभ कर देता है। अधिगम व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास में सहायक होता है। इसके द्वारा जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में सहायता मिलती है और अधिगम के बाद व्यक्ति स्वयं और दुनिया को समझने के योग्य हो जाता है। यदि छात्र किसी विषय वस्तु के ज्ञान के आधार पर कुछ परिवर्तन करने एवं उत्पाद करने में सक्षम हो तो उसके सीखने की प्रक्रिया को अधिगम कहा जाता है। क्या कहता है कि कोई भी सब्जेक्ट है उसको अगर वो सीखता है और सीख के दूसरों को सिखाने के लायक बन जाता है तो उसको हम क्या कहेंगे, अधिगम कहेंगे। ठीक है ना। मानसिक अच्छा छोड़ो, गेट्स के अनुसार क्या है, व्यवहार द्वारा, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही क्या है, अधिगम है, जिसके द्वारा कुछ सीख करके अगर हम अपने अंदर परिवर्तन लेके आते हैं तो हमने कुछ सीखा है। ठीक है। क्रो एंड क्रो क्या कहता है, आदत सीखना आदतों, ज्ञान और अभिवृत्तियों का अर्जन है। इसमें कार्यों को करने के नवीन तरीके सम्मिलित होते हैं और इसकी शुरुआत व्यक्ति द्वारा किसी भी बाधा को दूर करने और नवीन परिस्थितियों में अपने समायोजन को लेकर होती है। इसके माध्यम से व्यवहार में उत्तरोत्तर परिवर्तन आता है और यह व्यक्ति के अपने अभिप्राय अथवा लक्ष्य को पाने में समर्थ होती है। ठीक है। विकास का अधिगम से क्या क्या संबंध है, देखिए विकास का अधिगम से घनिष्ठ संबंध पाया जाता है एवं ये सभी अधिगम को प्रभावित करते हैं। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में मददगार होता है। सभी बच्चों में खेल की प्रवृत्ति, खेल की गतिविधियों की सहभागिता से शारीरिक और मनोसामाजिक विकास के लिए आवश्यक है। मानसिक और भाषाई विकास सामाजिक विकास को प्रभावित करती है। तो इतना ज़्यादा डिटेल नहीं जाएंगे हम। फिर आते हैं, चलो प्रश्न करते हैं। अभी विकास की प्रक्रिया में देखिएगा, विकास की प्रक्रिया में खालिस्तान जीवन मूल्यों, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि को के विकास में शामिल है। देखो विकास की जो प्रक्रिया है उसमें जीवन के मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि के विकास भी शामिल है। कौन सी शामिल है, दृष्टिकोण, ठीक है, जीवन के दृष्टिकोण, स्वभाव, रुचि और आदत। तो देखिए हम अगर विकास करते हैं तो हमारा दृष्टिकोण भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट रखता है, हमारा स्वभाव भी इम्पोर्टेंट है, रुचि और आदत, तो ये चारों के चारों क्या हो जाएंगे, हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्लियर। बाल विकास के अध्ययन में निम्नलिखित में से किन बातों को शामिल किया जाता है। आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का क्या स्वरूप है। जो बाल विकास के अध्ययन में किन किन बातों को शामिल किया जाता है इस बात को देखना है। तो देखो आयु के साथ होने वाले परिवर्तनों का स्वरूप क्या होगा, बालक में होने वाले परिवर्तनों का विशेष आयु के साथ क्या संबंध है। ओके। बालकों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत विभिन्नताओं के किस प्रकार आनुवंशिक और पूर्वजन्य उत्तरदायी प्रभाव उत्तरदायी है। तो ये तीनों ही क्या है, इंपॉर्टेंट है भाई। हम क्या परिवर्तन हो रहा है वो भी देखेंगे, बालक किस तरीके का परिवर्तन में विशेष संबंध रख रहे हैं, मतलब किस तरीके का उनकी रुचियां हो रही है, किस तरफ उनका झुकाव ज़्यादा है, और उन व्यक्तिगत विभिन्नताओं के लिए किस प्रकार का आनुवंशिक और उनका जो प्रवेश है उनके ऊपर प्रभाव डाल रहा है। तो ये तीनों ही हम क्या देखेंगे कि विकास में शामिल होता है। क्लियर।
नेक्स्ट है आप अपनी कक्षा में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि आप अपनी कक्षा में से कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं, तो आप उनमें क्या कर चाहेंगे? तो देखो, प्रत्येक माह उनकी लंबाई मापेंगे, दूसरा है प्रत्येक माह उनका वजन तोलेंगे, तीसरा है प्रत्येक माह उनकी रुचि, आदत, दृष्टिकोण, स्वभाव, व्यक्तिगत व्यवहार आदि में उनके परिवर्तन मापेंगे, प्रत्येक माह उनके शारीरिक मापेंगे। तो देखिए ये तो हो नहीं सकता कि आप वजन से, आकार से ये पता लगा सकते हैं कि उनके अंदर विकास हुआ है। तो देखिए एक तो सबसे बड़ा, अगर आपके बड़े बड़े आंसर दे रखे तो जो सबसे बड़ा आंसर होगा ना वो आपका आंसर होगा। ये आपकी सो ट्रिक है, ठीक है। तो आप विकास में क्या देखेंगे? उनकी रुचि कैसी है, उनकी आदत कैसी है, उनका दृष्टिकोण कैसा है, उनका स्वभाव कैसा है, व्यक्तिगत व्यवहार में क्या परिवर्तन आया है। तो विकास के लिए हम क्या देखेंगे? ऑप्शन रहेगा आपका सी, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? निम्नलिखित में से आप दृष्टिकोण, भावनाएं और आदर्श संज्ञानात्मक विकास के अभिन्न अंग है? बिल्कुल है। जो दृष्टिकोण, भावनाएं हैं, जो आपका दृष्टिकोण है, आपकी भावनाएं हैं, आपका जो आदर्श है, वो सोचने समझने में के विकास में आपका क्या है? एक अभिन्न अंग है। और भाषा विकास, मानसिक चित्रण, अवधारणाओं, तार्किक से इनका गहरा संबंध है। बिल्कुल है, ये सही है आपका। सभी बच्चों के साथ स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास में पहली शर्त नहीं है। तो जो शारीरिक शरीर का जो स्वस्थ होना है वो पहली शर्त है, ये गलत है आपका। तो ये क्या कह रहा है? नहीं है, तो ये गलत है। मानसिक और भाषाई विकास, सामाजिक विकास अधिगम के प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष नहीं, ये प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करता है। तो ऑप्शन क्या रहेगा आपका? फर्स्ट ही रहेगा, और सारे क्या है? नेगेटिव है, ठीक है। नेक्स्ट है, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन करने में सक्षम हो पाता है? सर्वाधिक उपयुक्त विकल्प चुनिए। तो देखिए, किसके परिणाम स्वरूप बालक अपने निरंतर बदलते हुए वातावरण में ठीक प्रकार समायोजन होने में सक्षम हो पाता है? तो इसका आंसर रहेगा संज्ञानात्मक विकास में के फलस्वरूप बालक अपने आप को, जब देखिए जो भी समस्याएं आएंगी जीवन में, जिस भी प्रकार के परिवर्तन आएंगे, अगर आप सोचने समझने की अच्छी स्थिति में हैं तो आप अच्छे से एडजस्ट कर पाएंगे, ठीक है। तो संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप बालक अपने आप से जो निरंतर बदल रहा है वातावरण, उसमें समायोजन कर पाएगा। क्लियर? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बालक का विकास निम्न में से किस पर निर्भर होता है? उसकी वृद्धि पर? बिल्कुल भी नहीं। उसके वातावरण पर? होता है वातावरण पर भी, लेकिन अगला देखिए, उसकी बुद्धि पर भी होता है। उसकी बुद्धि, वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। तो देखिए ऑप्शन हमारा जो सबसे ज्यादा एक्यूरेट होगा ना, वो क्या है आपकी? उसकी वृद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर। ऑप्शन रहेगा 4, ठीक है। कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त होगी? तो इस टाइप के ही आपके क्वेश्चंस आएंगे। देखिए, कौन सी पाठ्यचर्या सर्वाधिक उपयुक्त रहने वाली है? तो इसमें बालक के शारीरिक और वह मानसिक विकास के अंतर्गत संबंधों के अनुकूल। तो ये देखिए, ये क्या कहना चाहता है? इसमें कहता है कि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास के अंतर संबंधों के अनुकूल जो पाठ्यचर्या होगी वो सबसे बेस्ट होगी, ठीक है। तो ऑप्शन ए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास छोटे बच्चों के मानसिक और संज्ञानात्मक विकास में सबसे ज्यादा मददगार होता है? तो कौन सा जो विकास है जो छोटे बच्चों में मानसिक और संज्ञानात्मक विकास के लिए उपयोगी है? एक देखिए, छोटे बच्चों में सबसे ज्यादा विकास कौन सा होता है? सबसे ज्यादा विकास जो छोटे बच्चों में शारीरिक विकास होता है, तो ये ही सर्वाधिक मददगार है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर बच्चों में सबसे पहले आपका शारीरिक विकास ही अच्छा नहीं होगा तो आपका मानसिक विकास नहीं हो सकता, मानसिक विकास नहीं होगा तो आपका सामाजिक विकास नहीं होगा, तो सारे ही विकास रुक जाएंगे। तो सबसे ज़्यादा जो विकास होगा वो शारीरिक विकास होगा, ठीक है ना। जब किशोर में किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है, तो इस विकास को हम क्या कहेंगे? देखिए, क्वेश्चन कहता है कि जब कोई भी किशोर होता है तो उसमें अगर वो अपने अनुसार कोई समस्या है, वो खुद निर्णय अगर लेने लग जाता है, तो वो खुद सोचने समझने लगेगा, और सोचने समझने लगेगा तो वो संज्ञानात्मक विकास उसका होने लग जाता है, ठीक है। बालक का स्वयंगात्मक विकास निम्नलिखित में से किसे प्रभावित करेगा? जो स्वयंगात्मक विकास है वो किसको प्रभावित करेगा? देखिएगा,
जो स्विंगों से भरा है वो विकास, वो किसको प्रभावित करेगा? वो आपके शारीरिक विकास को भी। मान लीजिए आप हर हमेशा उदास रहेंगे, रोते रहेंगे, तो आपके शरीर पर प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। आपके रिश्ते अच्छे नहीं होंगे, समाज पर प्रभाव पड़ेगा बिल्कुल। उसके आपकी नैतिकता क्या दिखाई देगी, आपके संस्कार क्या दिखाई देंगे? बहुत ही गंदे दिखाई देंगे। तो आपके सारे के सारे विकास जो आपके स्वयंगात्मक विकास के ऊपर डिपेंड करते हैं। ठीक है, स्वयंगात्मक विकास को प्रभावित करेंगे। स्वयंगात्मक विकास जो है आपके सभी विकास को प्रभावित करेगा। आप गुस्सैल हैं मान लो, तो आपका शरीर पे ऊपर फर्क पड़ेगा, आपके समाज में आपके कैसे व्यवहार है वो दिखाई दे रहा है, आपकी नैतिकता कैसी है वो सब दिखाई देंगे। ठीक है, निम्नलिखित में से नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बालक के सामाजिक विकास को प्रभावित नहीं करता है? तो सामाजिक विकास को प्रभावित कौन नहीं करता है? तो देखिए, जो सामाजिक विकास को प्रभावित, देखिए बुद्धि भी करती है बिल्कुल, तर्क शक्ति है वो भी करती है, भाषा के प्रयोग की क्षमता, आप भाषा किस तरीके से तो सामाजिक विकास को तो सारे ही प्रभावित कर रहे हैं। तो क्या रहेगा? ऑप्शन रहेगा आपका 4। ठीक है, निम्नलिखित विकास के विभिन्न आयामों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिएगा, ये दे रखा है कि कल्पना करना असत्य पूछना है। कल्पना करना, स्मरण करना, विचार करना, निरीक्षण करना, समस्या करना, निर्णय लेना इत्यादि की योग्यता बिल्कुल ये संज्ञानात्मक विकास के फलस्वरूप आती है। तो ये तो फर्स्ट तो सही है। सेकंड, भाषा का विकास एक प्रकार का समय, ये भी सही है। थर्ड रहेगा आपका, थर्ड है भाषाई, मानसिक, स्वयंगात्मक, सामाजिक और चारित्रिक विकास विभिन्न आयु सत्रों में समान होता है। बिल्कुल गलत है। तो देखो, अलग अलग आयु सत्रों में आपका जो मानसिक है, भाषाई है, स्वयंगात्मक है, सामाजिक है, चारित्रिक है, ये अलग अलग होता है। सबसे ज़्यादा शारीरिक विकास शैशवावस्था में होता है, मानसिक विकास आपका बाल्यावस्था में होता है और सामाजिक विकास आपका, तीनों विकास आपके किशोरावस्था में होते हैं। तो ये समान नहीं होते। तो ऑप्शन रहेगा सी। ठीक है, आपकी कक्षा का एक छात्र राजू शारीरिक विकास की दृष्टि से काफी पिछड़ा हुआ है। आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की चिंता हो सकती है? जो शारीरिक विकास में वो काफी पिछड़ा हुआ है, तो आपको विकास के निम्नलिखित में से किस आयाम में राजू को पिछड़ने की सकती है? तो देखिए, आप अगर वो शारीरिक रूप से कमजोर है तो वो सभी क्षेत्रों में, वो स्वयंगात्मक रूप से भी पिछड़ जाएगा, वो आपका बौद्धिक विकास में भी पिछड़ जाएगा। तो सारे के सारे विकास में वो क्या होगा? पिछड़ जाएगा। क्लियर? वृद्धि और विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है वो असत्य हो सकते हैं? सत्य हो सकते हैं। तो देखिए, दो ऑप्शन दे रखे हैं। वृद्धि विकास की प्रक्रिया का एक चरण है, इसका क्षेत्र असीमित होता है। तो देखो, वृद्धि असीमित होती है क्या? वृद्धि जो है वो सीमित होती है, कहीं ना कहीं जाके क्या होती है? रुक जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है विकास स्वयं में एक विस्तृत अर्थ रखता है और वृद्धि इसका एक भाग है। बिल्कुल सही है। विकास एक सतत प्रक्रिया है जो बालक के परिपक्व होने के बाद भी चलती रहती है। तो ऑप्शन बी और सी आपके क्या रहेंगे? करेक्ट रहेंगे। वृद्धि शब्द का प्रयोग खालिस्तान परिवर्तनों के लिए तथा विकास का प्रयोग परिवर्तनों के साथ साथ खालिस्तान परिवर्तनों के लिए भी होता है। तो देखो, 3 यहाँ पे रिक्त स्थान आपको भरने हैं। वृद्धि शब्द का प्रयोग, एक मिनट। वृद्धि शब्द का प्रयोग व्यवहारिक परिवर्तनों के लिए, विकास का प्रयोग प्रेरणात्मक। देखिए, जो वृद्धि शब्द हैं वो क्या होते हैं? प्रेरणात्मक होते हैं। बिल्कुल होते हैं। देखिए, सबसे पहले वृद्धि जो है प्रेरणात्मक होती है। बिल्कुल विकास का प्रयोग प्रेरणात्मक परिवर्तनों के साथ साथ व्यवहारिक भी होता है। तो ऑप्शन सी जो है ना वो करेक्ट रहेगा। ठीक है, तो आपका क्या रहेगा? ऑप्शन सी आपका करेक्ट रहेगा। क्लियर? नेक्स्ट है, सभी बच्चों का स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। इसके निम्न किन मूल आवश्यकताओं पर ध्यान देना आवश्यक है? तो देखो, बच्चों का जो स्वास्थ्य है, स्वस्थ शारीरिक विकास सभी प्रकार के विकास की पहली शर्त है। ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा आपका पौष्टिक आहार पर। देखो, कौन कौन प्रभाव डालेगा आपके विकास में? आपका अच्छा आहार होगा, शारीरिक विकास अच्छा होगा, मनोवैज्ञानिक जरूरत, सामाजिक जरूरतें अच्छी होंगी। तो ये सारे के सारे क्या रहेंगे? ऑप्शन ऑल आर करेक्ट रहेंगे। क्लियर? देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? शिक्षण की विभिन्न विधियों के प्रयोग के लिए कौन सी
अवस्था सर्वाधिक उपयोगी है? तो बाल्यावस्था जो है शिक्षण की सभी की अलग अलग विधियां का जो हम प्रयोग करते हैं उनके लिए सबसे उपयोगी कौन सी अवस्था है? हमारी बाल्यावस्था सबसे उपयोगी है। क्लियर? बाल्यावस्था में सबसे ज़्यादा मानसिक विकास होता है, तो बाल्यावस्था में बच्चे सबसे ज़्यादा सीखने के लिए उत्तेजित होते हैं, जिज्ञासु होते हैं, खोजी होते हैं। तो इस अवस्था में बच्चे किसी भी विधि को अपना सकते हैं। ठीक है। इस अवस्था में बालकों की नई खोज करने और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। तो अभी अभी हमने किया था कि बाल्यावस्था में, उत्तर बाल्यावस्था में क्या होता है कि घूमने की प्रवृत्ति जो है सबसे ज़्यादा बढ़ जाती है और खोजी प्रवृत्ति की हो जाती है। किशोरों की सबसे नाजुक एवं संवेदनशील समस्या क्या होती है? यौन संबंधी जो समस्याएं होती है वो सबसे ज़्यादा, क्योंकि सबसे ज़्यादा परिवर्तन जो होते हैं यौन संबंधी किशोर अवस्था में होते हैं। ठीक है। मानसिक विकास की किस अवस्था के बाद व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किस अवस्था के बाद मानव विकास की कौन सी अवस्था के बाद जो है व्यक्ति परिपक्व हो जाता है? किशोर अवस्था के बाद जो है वो परिपक्व हो जाता है। क्लियर? 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच, देखो 12 से 14 वर्ष की आयु के बीच लड़कियों की ज़्यादा लड़कियां ज़्यादा तेजी से ग्रोथ करती हैं और 14 से 18 की आयु में लड़के ज़्यादा बढ़ते हैं। तो 12 से 14 की आयु के बीच लड़कों की अपेक्षा लड़कियों की लंबाई और मांसपेशियां तेजी से वृद्धि होती है। तो देखो लड़कों की अपेक्षा लड़कियां, फिर 14 से 18 के लड़कियों की अपेक्षा लड़के ज़्यादा तेजी से बढ़ते हैं। तो ऑप्शन सेकंड रहेगा। क्लियर? ऑप्शन हमारा रहेगा सेकंड। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था में आरंभ होती है? देखो जो सही तरीके से जो सीखने की जो प्रक्रिया है वो कौन सी अवस्था में बच्चे सीखते हैं? शैशवावस्था में जो है प्रक्रिया, जो विकास की प्रक्रिया है वो आरंभ हो जाती है। आरंभ तो शैशवावस्था में हो जाती है और ग्रोथ जाके कहाँ करती है? बाल्यावस्था में और किशोर अवस्था में ये गहन ग्रोथ में आ जाती है। ठीक है। ओके। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती है? कौन सी अवस्था में घनिष्ठ मित्रता आपकी किशोर अवस्था में पाई जाती है। ठीक है। ओके। मानव विकास की किस अवस्था में बच्चों की सीखने की गति सर्वाधिक होती है? मानव विकास की किस अवस्था में जो है सीखने की गति अब सबसे ज़्यादा होती है? कौन सी अवस्था में होती है? जो सीखने की ललक होती है, जो सीखने की गहन जिज्ञासा होती है, तो वो कौन सी अवस्था में हो जाएगी? आपकी बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में सीखने की गति सबसे ज़्यादा होती है। सबसे ज़्यादा नकल करते हैं, कुछ ना कुछ तोड़ फोड़ करते हैं, तो वो क्या आते हैं? सीखना चाहते हैं कि समाज में क्या हो रहा है, कि सब क्या है, वो दुनियादारी में नए नए आ रहे होते हैं। तो शैशवावस्था में सबसे ज़्यादा सीखने की होती है। किस मनोवैज्ञानिक, अगर शैशवावस्था और बाल्यावस्था था तो शैशवावस्था, और अगर बाल्यावस्था नहीं, शैशवावस्था नहीं है तो अब बाल्यावस्था में सीखने की सबसे ज़्यादा अधिक होती है। ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान में अवस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। देखो शिक्षा मनोविज्ञान में बाल्यावस्थाओं में होने वाले मानव विकास का अध्ययन किया जाता है। तो बाल्यावस्थाओं में विकास का अध्ययन किया जाता है। क्लियर? जो मनोविज्ञान है वो सबसे ज्यादा बाल्यावस्था, शैशवावस्था और किशोरावस्था तीनों में ही किया जाता है। तो देखिए जो शिक्षा मनोविज्ञान है, जो हमारी CDP है, उसमें सबसे ज्यादा जो कौन सी अवस्थाओं का अध्ययन किया जाता है? शैशवावस्था का, बाल्यावस्था का और किशोरावस्था का। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैं कौन हूं, मैं क्या हूं, ये सब कौन सी अवस्था में आ जाते? किशोर अवस्था में आ जाते हैं। ठीक है। बाल विकास के विभिन्न आयाम एवं इनके अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो देखिए जो बाल विकास के विभिन्न आयाम और उनके अधिगम, जो बाल विकास है उसके आयाम और उसके जो सीखने के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? देखिए विकास के विभिन्न आयामों का आपस में घनिष्ठ संबंध होता बिल्कुल सही है और अधिगम को ही प्रभावित करते हैं। जो विकास के आयाम है, ठीक है, जो जितने भी आयाम है, वंशानुक्रम हुआ, वातावरण हुआ, आपका पोषण हुआ, हवा हुआ, पानी हुआ, मतलब जो भी आपके विकास में सहायक करते हैं वो अधिगम में भी करेंगे। बालकों का विकास और अधिगम एक निरंतर चलन बिल्कुल सही है। शारीरिक विकास विशेषकर छोटे बच्चों में, मानसिक विकास, संज्ञानात्मक विकास में मदद करता है, बिल्कुल सही है। तो तीनों ही सही हैं। ऑप्शन रहेगा 4। क्लियर?
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस कथन को सीखने के लक्षण के रूप में नहीं माना जाता है? सीखने के लक्षण के रूप में किसको नहीं माना जाता है? ये रहेगा आपका, देखो ऑप्शन फर्स्ट देखिए, सीखना कुछ ऐसी चीज है जो कुछ अनुभवों के परिणाम स्वरूप घटित होती है। व्यवहार का अध्ययन करना, देखिए सीखना जो है व्यवहार का अध्ययन नहीं होता है, व्यवहार में परिवर्तन का अध्ययन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन सेकंड रहेगा आपका। ठीक है, ऑप्शन रहेगा 28 का जो ऑप्शन रहेगा सेकंड रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन, अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से किसका हिस्सा है? जो अवधारणाएं है वो किसका हिस्सा है? हमारे अवधारणाएं हैं वो बौद्धिक विकास, क्योंकि हमारे सोचेंगे समझेंगे तब हमारी कौन सी अवधारणाएं हैं, कैसी प्रवृत्ति है, तो जो धारणाएं बन रही है वो क्या है? बौद्धिक विकास में आती है। बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शारीरिक विकास एक महत्वपूर्ण आवश्यक है। यह कथन क्या है? बच्चों के उचित विकास को सुनिश्चित करने के लिए उसका स्वस्थ शरीर होना बहुत जरूरी है। ये कथन क्या है? गलत हो सकता है क्योंकि विकास नितांत व्यक्तिगत मामला है। सेकंड है, सही है क्योंकि विकास क्रम में शारीरिक विकास सबसे पहले स्थान पर आता है। तो ऑप्शन हमारा क्या रहेगा? थर्ड है, सही है क्योंकि शारीरिक विकास के अन्य पक्षों के अंतर संबंध है, क्योंकि शरीर का विकास ही नहीं होगा तो अंतर संबंध तो होगा ही होगा। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका? थर्ड रहेगा। विकास शुरू होता है, विकास कब शुरू हो जाता है? देखिए ये क्वेश्चंस आते हैं आपके, और इसी से रिलेटेड आपकी सारी पेडागोजी अब की बार आने वाली है ना। तो विकास कब शुरू हो जाता है? प्रसव अवस्था से ही, आपका गर्भ अवस्था में ही आपका विकास जो है शुरू हो जाता है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास और अधिगम के बीच संबंध को सर्वश्रेष्ठ रूप से जोड़ता है? तो कौन सा कथन जो है विकास और अधिगम को सबसे ज्यादा जोड़ता है? वो क्या है आपका? वो है आपका अधिगम और विकास एक जटिल तरीके से अंतर संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा। विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विकास के बारे में सबसे ज्यादा जो सर्वश्रेष्ठ है, देखो विकास भिन्न व्यक्तियों के लिए भिन्न गति, देखो अलग अलग व्यक्ति होते हैं, अलग अलग होगा, नहीं थोड़ा ठीक है, अलग मतलब व्यक्तिगत रूप से विकास होता है बिल्कुल। विकास जन्म से किशोरावस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है, उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोरावस्था तक आगे बढ़ता है और फिर पीछे की ओर। विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं होता है, सीधी रेखा में भी नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद रुक जाता है। रुकना तो होगा ही नहीं, विकास कभी रुकता ही नहीं है, चलता ही रहता है। ठीक है ना, तो ऑप्शन ए जो है ना सबसे बेस्ट आंसर है। ऑप्शन ए क्या रहेगा हमारा? बेस्ट आंसर है। अब कहते हैं मध्य बचपन की अवधि कौन सी होती है? मध्य बचपन कौन सा होता है? देखो जो एक होता है बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, और दूसरा होता है हमारा उत्तर बाल्यावस्था। तो जो मध्य अवस्था है वो हमारी क्या रहेगी? 6 से 12 वर्ष, जिसको हम 6 से 11 भी बोल सकते हो। ठीक है ना, तो 6 से 11 वर्ष। विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो कौन सा कथन गलत है? देखिए, विकास वंशानुगतम और वातावरण के बीच एक सतत अन्योन्य क्रिया से होता है, बिल्कुल सही है ये तो। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है, बिल्कुल सही है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिगत भिन्नताएं बहुत होती हैं, ये भी सही है। फोर्थ है, विकास एक प्रेरणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठाक से मापन हो सकता है। देखो हम मापन कर ही नहीं सकते विकास का, विकास प्रेरणात्मक और गुणात्मक होता है, जिसको हम माप नहीं सकते हैं, इसको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे फर्स्ट चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। चलिए नेक्स्ट चैप्टर क्या है हमारा? बाल विकास के सिद्धांत कौन से हैं? बाल विकास की अवधारणाएं क्या है? बालकों के मानसिक शारीरिक विकास। देखिए इंपॉर्टेंट बातें करते हैं कि बालकों में क्या होता है। बाल विकास का सामान्य अर्थ होता है बालकों का मानसिक शारीरिक विकास होता है शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संज्ञानात्मक, भाषाई और धार्मिक इत्यादि रूप से, जैसे लंबाई में वृद्धि, भार में वृद्धि, अन्य। तो सब क्या हो जाएगा हमारा? विकास एक क्रमिक और मंद गति से चलने वाली एक प्रक्रिया है। ठीक है, ओके। अब हम करेंगे बाल विकास के सिद्धांत के टॉपिक के ऊपर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। देखिए बाल विकास का सिद्धांत कौन से सिद्धांत हैं? देखिए बाल विकास में जो है, विकास एक क्रमिक और एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है। किसने कहा था? स्किनर ने कहा है। बाल विकास के सिद्धांत कौन से हैं वो देखिएगा। देखिए विकास की निरंतरता का सिद्धांत, विकास निरंतर चलने वाली एक प्रक्रिया है। समान प्रतिमान का सिद्धांत,
समान, दो व्यक्ति एक समान नहीं होते, लेकिन सभी बालकों में विकास जो है एक समान ही होता है, चाहे वो कहीं पर भी रहते हों। तो विकास का जो स्वाभाविक रूप से जो विकास होता है वो एक समान से रूप से ही होता है। ठीक है, विकास की जो एक रूपता है वो एक रूप से ही होता है। जैसे बच्चा पहले क्या होता है, पैर मतलब रेंगता है, फिर थोड़ा थोड़ा चलता है, फिर दौड़ता है, मतलब इसी तरीके से ही। ऐसा तो नहीं है कि कहीं दूसरी, अगर आप इंग्लैंड में रहते हो तो वहाँ के बच्चे अब एकदम से दौड़ने लग जाए, नहीं, एक रूप से ही उनका विकास होता है। वृद्धि और विकास की गति की जो दर होती है, वृद्धि और विकास की गति एक जैसी नहीं होती है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपकी वृद्धि हो रही है तो एक समान से होती है, कभी कम हो जाती है, कभी ज़्यादा हो जाती है। जैसे बाल्यावस्था में, जो शैशवावस्था में शारीरिक विकास सबसे ज़्यादा होता है, फिर बाल्यावस्था में आके रुक जाता है, फिर किशोरावस्था में जाके फिर से शारीरिक विकास तेजी से बढ़ता है। तो इस तरीके से विकास और वृद्धि जो है वो एक जैसी नहीं होती है। ठीक है, ओके। विकास सामान्य से विशेष की ओर चलता है। ठीक है, परस्पर, देखिए जो सिद्धांत है मैं डिटेल में क्लास करवा रखी है, आप उसको जाके देखिएगा। अभी इसको करने लगे तो बहुत लंबी क्लास हो जाएगी। परस्पर संबंध का सिद्धांत, एकीकरण का सिद्धांत, विकास की भविष्यवाणी की जा सकती है। विकास की दिशा का सिद्धांत, दिशा का सिद्धांत क्या होता है कि आपके सिरोपाध्याय और शरीर के सेंटर से नीचे की ओर जो है आपका विकास होता है। ठीक है ना, ओके। इसके दिशा का सिद्धांत जिसको बोलते हैं हम, जैसे सिर से पैर की ओर और केंद्र से नीचे की ओर जो सिर जो होता है विकास, उसको बोलेंगे हम विकास की दिशा का सिद्धांत। विकास लंबवत है, सीधा न होकर वर्तानुकार होता है। विकास जो है आपका क्या नहीं होगा, कभी कभी ज़्यादा होगा, कभी कम होगा। विकास इस तरीके से चलने वाली प्रक्रिया है, विकास आपका एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, आंशिक पुनर्बलन का सिद्धांत। आंशिक पुनर्बलन से तात्पर्य यह है कि किसी अनुक्रिया को बार बार दोहराने की संभावना का बढ़ना, यह सतत पुनर्बलन की अपेक्षा अधिक प्रभावी होता है। लेकिन चूंकि पुनर्बल के माध्यम से नवीन प्रक्रियाओं को भी जन्म मिलता है। पुनर्बलन का मतलब क्या होता है कि आपको कभी कभी आपको मोटिवेशंस देना चाहिए, प्रेरित करते रहना चाहिए। तो इससे क्या होता है, आपको ज़्यादा काम करने को मन करेगा। तो आप किसी को देख के उत्साहित होते हैं, आप किसी को देख के प्रेरित होते हैं, आपको कोई काम करते हो आपको रिवार्ड दिया जाता है। तो ये सब क्या है, ये सतत की अपेक्षा आंशिक क्या होता है, कभी कभी पुनर्बलन देना। ठीक है, सतत क्या होता है, आप रोज कोई काम किया शाबाश, कोई काम किया शाबाश, तो बच्चे को क्या आ जाती है, एक आदत सी हो जाती है। तो वो पुनर्बलन सतत, जब अगर आप बार बार उसको मोटिवेट करते रहेंगे तो बच्चा एक टाइम पे आके रुक जाता है, वो नहीं होता है, कभी कभी मोटिवेशन देना चाहिए। ठीक है, फिर आता है वृद्धि और विकास की क्रिया, वंशानुक्रम और वातावरण का संयुक्त परिणाम होता है। बिल्कुल, संयुक्त का मतलब क्या होता है, जो हेरिडिटी और जो वातावरण है, एनवायरनमेंट, उसका ही परिणाम क्या होता है, आपका विकास होता है। क्लियर। प्रभावित करने वाले कौन से कारक होते हैं, एक आंतरिक कारक और बाह्य कारक, दोनों ही बाल विकास को प्रभावित करने वाले कारक है। आंतरिक कारक कौन से होते हैं, वंशानुगत कारक, रंग रूप आकार जो वंश से मिलते हैं हमें। ठीक है, वो हमारे क्या हो जाएंगे, वंशानुक्रम कारक। शारीरिक कारक भी क्या करते हैं, हमारे विकास को प्रभावित करते हैं, कि हम दुबले हैं कि पतले हैं, कि हमारा शारीरिक विकास किस तरीके से हो रहा है। तो शारीरिक विकास भी क्या करेगा, हमें प्रभावित करेगा। बुद्धि किस टाइप की है, तो वो भी हमें जो है विकास में प्रभावित करेगी। सीखने की हमारी क्षमता कैसी है, कि हम ज़्यादा सीखते हैं, कि हम थोड़ा थोड़ा बताने पे ज़्यादा सीख जाते हैं, कि मानसिक विकास हमारा किस तरीके का हो रहा है, स्वयंगात्मक विकास, ये सारे के सारे क्या है, आंतरिक विकास में आते हैं। ठीक है, सामाजिक प्रतिक्रिया, हमारी सोचने समझने की, दूसरों की से अपेक्षा करने की, कुशल बालक अपने वातावरण में दूसरों की अपेक्षा अधिक सीखता है। फिर आते हैं बाह्य कारक। बाह्य कारक क्या होते हैं, गर्भावस्था के दौरान माता के स्वास्थ्य और परिवेश। गर्भावस्था के दौरान जो माता का स्वास्थ्य है, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य बनाए रखने की सलाह इसलिए दी जाती है कि उसे न केवल गर्भ के अंदर बालक के विकास पर असर पड़ता है, बल्कि आगे के विकास की भी बुनियादी मजबूत यहीं पे शुरू हो जाती है। जीवन में कोई घटनाएं होती है, जैसे मान लीजिए जीवन में हमारे पास अगर मान लीजिए हमारा व्यवहार अच्छा, हमारा संस्कार अच्छे है, हमारा माहौल अच्छा है, तो हमारा आर्थिक स्थिति अच्छी है, तो विकास भी अच्छा ही होगा। ठीक है, और अगर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, कुछ घटनाएं ऐसी हो जाती है, तो हमारे जीवन के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। भौतिक वातावरण, किस परिवेश में किन लोगों के साथ रहा है, उसका प्रभाव भी हमारे ऊपर पड़ता है। ठीक है, ओके। सामाजिक आर्थिक स्थिति अच्छी है तो अच्छा विकास होगा, अगर अच्छी नहीं है तो अच्छा विकास नहीं होगा। मनोवैज्ञानिक, बाल मनोविज्ञान क्या होता है, कि क्रो और क्रो ने कहा,
ये सब करवा रखे हैं, इनको ज़्यादा मैं डिफेक्ट नहीं करूँगी। उपयोगिता और महत्व आप पढ़ लेना, मैं PDF डाल दूँगी, ठीक है। क्वेश्चन सीरीज देखिएगा। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, विकास एक क्रमिक एवं मंद गति से चलने वाली प्रक्रिया है, इसका संबंध, ये किसने कहा है? विकास क्रमिक एवं मंद, ये स्किनर ने कहा है। अभी अभी हमने डेफिनेशन पढ़ी थी, तो ये किसने कहा था? स्किनर ने। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझने में शिक्षक कैसे सहायता कर सकता है? तो बच्चे शिक्षार्थी को आर्थिक पृष्ठभूमि पहचाननी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। आर्थिक, देखो शिक्षक उसकी पृष्ठभूमि थोड़ी देखेगा कि भाई आप अमीर हैं कि गरीब है। शिक्षक के लिए तो सभी बच्चे क्या होंगे? समान होंगे। शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए कि यह उचित स्थापित करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। क्यों सबको बराबर की शिक्षा देनी चाहिए? ऐसा तो सोचना ही नहीं है। शिक्षार्थी के भिन्न भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभावी, देखिए हमें क्या करना है, हम स्कूल में क्यों जाते हैं? सीखने जाते, तो अलग अलग शैलियों से प्रभावी रूप से संबोधित करना, सी आंसर हमारा रहेगा, ठीक है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह कौन से सिद्धांत को दर्शाती है? तो निरंतरता के सिद्धांत को ये दर्शाती है। तो आंसर रहेगा सेकंड, ठीक है। मानव विकास के कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है। मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है? तो देखिए मानव विकास जो है अनुक्रमिक है, बिल्कुल है। सामान्य से विशिष्ट है, बिल्कुल है। निरंतर है, बिल्कुल है। प्रतिवर्ती का मतलब क्या होता है कि जो विकास है वो पीछे की ओर जाता है। विकास कभी भी पीछे की ओर नहीं जाता है। तो ऑप्शन 3 जो है वो गलत रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि लगभग बालकों के गत्यात्मक और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ते हैं? निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई देते हैं, भाषाई उसमें, ठीक है। गत्यात्मक क्या होता है? शारीरिक, और भाषाई विकास में एक निश्चित प्रतिमान और क्रम दिखाई पड़ता है। तो ये रहेगा आपका विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत। विकास क्रम की एकरूपता का सिद्धांत, देखो निरंतर वाला निरंतरता, तो एक रूप में क्या होता है, बच्चा एक रूप में भाषा क्या सीखता है? एक रूपता सीखता है, LSRW, इसी तरीके से ही सीखता है। हर बच्चा होगा, पहले लिसनिंग करेगा, फिर स्पीकिंग, फिर रीडिंग और फिर राइटिंग, ठीक है। नेक्स्ट है बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि शारीरिक विकास की दृष्टि से पिछड़े बालक स्वयंगात्मक, सामाजिक और बौद्धिक विकास में भी उतने ही पीछे रह जाते हैं? कौन सा विकास बताता है? तो ये रहेगा आपका फर्स्ट, परस्पर, क्योंकि इन सभी का क्या है? आपस में संबंध है। अगर शारीरिक विकास पिछड़ गया तो आपके शारीरिक विकास सभी विकास क्या हो जाएंगे? पिछड़ जाएंगे, क्योंकि सभी विकास एक दूसरे से क्या है? संबंधित है, ठीक है। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि जिन बच्चों में औसत से अधिक वृद्धि है वे शारीरिक, सामाजिक और स्वयंगात्मक विकास में भी काफ़ी आगे बढ़े हुए हैं? देखिए औसत से अधिक अगर वृद्धि है तो वह सभी विकास में क्या है? आगे बढ़े हुए हैं। तो इसका आंसर भी क्या रहेगा आपका? क्योंकि वे आपस में क्या है? परस्पर संबंध रखते हैं, तो ये इसी का आंसर फर्स्ट रहेगा। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालक सबसे पहले सिर और भुजाओं की ओर गति पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद फिर अपने पैरों की ओर, ठीक है। पहले अपने सिर के ऊपर नियंत्रण करना सीखता है, फिर अपनी भुजाओं पर नियंत्रण करना सीखता है और उसके बाद अपने पैरों पर। क्योंकि क्या करता है कि बच्चा पहले सिर को घुमाना सीखता है, ठीक है, फिर हाथों के ऊपर अपना नियंत्रण करता है, फिर वो चलना सीखता है। तो ये कौन सा सिद्धांत है? आपका आंसर रहेगा सी, विकास की दिशा का सिद्धांत। क्लियर? ये विकास की दिशा का सिद्धांत। बाल विकास का कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि एक बालक पहले पूरे हाथ को, फिर उंगलियों को, फिर हाथ के उंगलियों को एक साथ चलाना सीखता है? तो ये आंसर रहेगा आपका एकीकरण का सिद्धांत है। देखिए पहले क्या करते हैं हम, छोटा बच्चे को अगर आप कप दोगे तो दोनों हाथों से पकड़ेगा, फिर अगर बाल्यावस्था वाले बच्चे को दोगे तो वो एक पूरे हाथ से पकड़ेगा, अगर किशोर अवस्था वाले बच्चे को दोगे तो वो आराम से थोड़े से मतलब उंगलियों से भी पकड़ के रखेगा। तो उनका क्या है? वो एकीकरण का सिद्धांत है, ठीक है। धीरे धीरे बच्चा क्या कर लेता है? अपनी काम के ऊपर पकड़ बनाने लग जाता है। बाल विकास के विभिन्न सिद्धांतों के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? देखिएगा, विकास की प्रक्रिया क्रमबद्ध
रूप से आगे बढ़ती है, बिल्कुल बढ़ती है। विकास की जो प्रक्रिया है वो क्रमबद्ध रूप से आगे बढ़ती है। विकास धीरे धीरे व निश्चित समय पर होता है, बिल्कुल हो धीरे धीरे और एक निश्चित समय पर। निश्चित समय पे कहाँ होता है, बिल्कुल मतलब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, जैसे किशोर अवस्था में, फिर बाल्यावस्था में, फिर मतलब एक अलग अलग स्टेज में आता है, ठीक है ना, बिल्कुल सही है। एक ही जाति विशेष के सभी सदस्यों में विकास की कुछ समान विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं, तो सारे के सारे ऑप्शन आपके क्या रहेंगे, करेक्ट रहेंगे। क्लियर। बाल विकास का निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत यह बताता है कि बालकों का विकास उनकी व्यक्तिगतता के अनुरूप होता है, तो व्यक्तिगत के अनुरूप कौन सा होगा, व्यक्तिगत अंतर का सिद्धांत, नाम से ही दिख रहा है, तो ऑप्शन क्या रहेगा, फर्स्ट। बाल विकास के विभिन्न आयामों की जानकारी शिक्षकों के लिए क्यों आवश्यक है, क्यों आवश्यक है, देखिए बाल विकास के अलग अलग आयामों की जानकारी जो है शिक्षक को इसलिए आवश्यक है कि बालक के समस्या का निदान कर सके, बिल्कुल कर सके। बालक के लिए उपयुक्त शिक्षण विधि अपनाने के लिए, मतलब बच्चे को किस तरीके से, अगर टीचर को पता है कि उसे समस्या है तो वो अलग विधि को अपनाएगा, ठीक है। फिर आता है बालकों के लिए उपयुक्त शैक्षिक वातावरण का निर्माण कर सके। मान लीजिए बच्चे को कोई समस्या है तो उसके लिए उपयुक्त वातावरण का समस्या का समाधान कर सके, इसके लिए ऑप्शन 4 आपका सही रहेगा, सारे के सारे ऑप्शन सही है, ठीक है। फिर आता है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करता है, कौन करता है बालक के विकास को प्रभावित, बुद्धि करती है, शारीरिक आनुवंशिकता करती है, शारीरिक कारण करते हैं, तो सारे के सारे ही करते हैं, तो क्या रहेगा, ऑप्शन आपका 4 रहेगा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन बालक के विकास को प्रभावित करने वाला बाह्य कारक है, देखो आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, जीवन की घटनाएं, तो देखिए आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति और जीवन की घटनाएं, ये चारों ही क्या है, आपके बाह्य कारक है, तो ऑप्शन रहेगा A, B, C, ठीक है। नेक्स्ट है शिक्षक बाल मनोविज्ञान के ज्ञान द्वारा बालकों को बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है। शिक्षक जो है बाल मनोविज्ञान के द्वारा ज्ञान लेकर, मतलब मनोविज्ञान के ज्ञान के द्वारा बालकों की बुद्धि और रुचियों की जानकारी लेकर शिक्षा देता है, प्रकृति को जानकर शिक्षा देता है, आर्थिक स्थिति और परिवेश को जानकर शिक्षा लेता है, मतलब किसको जान करके जो है वो शिक्षा लेता है। तो ये से क्या करता है कि भाई जो शिक्षक है वो बालकों की बुद्धि और रुचि की जानकारी को लेकर शिक्षा देता है, बिल्कुल देता है। उनकी प्रकृति कैसी है, किस तरीके से वो सीख सकते हैं, आर्थिक स्थिति और परिवार, उनका परिवार कैसा है, पारिवारिक स्थिति कैसी है, उनको जानकारी लेकर भी वो क्या करता है, शिक्षा लेता है। तो तीनों आपके ऑप्शन सही रहेंगे, ठीक है। वैसे मुझे सी जो है थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, लेकिन फिर भी अगर टीचर को पता है कि भाई उनकी पारिवारिक स्थिति खराब है तो टीचर उनकी मदद कर सकता है, ठीक है। शिक्षा मनोविज्ञान का एक विज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान एक विज्ञान है, किसका, मानव व्यवहार का, ठीक है। ऑप्शन ए आपका सही रहेगा। बाल मनोविज्ञान के अध्ययन किया जाता है, बाल मनोविज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है, किसका अध्ययन किया जाता है बाल मनोविज्ञान में, बालक के जन्म से पूर्व गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था, देखो गर्भावस्था से लेकर किशोरावस्था में जो बाल मनोविज्ञान है उसका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। बाल मनोविज्ञान का अध्ययन निम्नलिखित में से किसके लिए सर्वाधिक उपयोगी है, किसके लिए उपयोगी है, माध्यमिक शिक्षक के लिए, विश्वविद्यालय के शिक्षक के लिए, प्राथमिक शिक्षक के लिए, किसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, प्राथमिक शिक्षकों के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी है, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके मित्रों की जानकारी शिक्षक हो, व्यवहार की जानकारी शिक्षक हो, ज्ञान की जानकारी शिक्षक हो, कक्षा के साथियों की जानकारी शिक्षक को हो। तो देखो उसके व्यवहार की जानकारी जो है शिक्षक को होनी चाहिए। बच्चे उसके साथी कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो साथी मित्र ये तो एक जैसे से ही हो गए है ना। तो ज्ञान कितना है, ज्ञान तो टीचर अपने आप ही देगा, तो व्यवहार कैसा है उसकी जानकारी टीचर को होनी चाहिए। निम्नलिखित में से किसे बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता के अंतर्गत नहीं रखा जा सकता, ओके किसके अंतर्गत नहीं रखा, देखो बालक के भविष्य के बारे में पूर्व कथन में सहायक हो, देखो बिल्कुल हम बालक के पूर्वानुमान लगा सकते हैं, इसको तो हम रखेंगे। बाल निर्देश में सहायक, बिल्कुल बालक को निर्देशन में सहायता देनी चाहिए, बिल्कुल देनी चाहिए। बालक की आर्थिक प्रगति में सहायक,
बालकों के व्यक्तिगत विकास को समझने में उपयोगी है। तो बाल मनोविज्ञान की उपयोगिता को हम बालक की आर्थिक स्थिति शिक्षक की आर्थिक स्थिति, शिक्षक की आर्थिक स्थिति कैसी है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें तो बालक के बारे में ज़्यादा सोचना है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक को सहायता करता है। बच्चे के विकास के सिद्धांतों को समझना शिक्षक की सहायता करता है। कैसे करता है देखिए, ऑप्शन क्या है, शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझना। शिक्षार्थी की आर्थिक पृष्ठभूमि को समझ के टीचर क्या करेगा, शिक्षार्थी को क्यों पढ़ाना चाहिए यह औचित्य स्थापित करना। शिक्षार्थियों को भिन्न, देखो ये वही बात है कि शिक्षार्थियों को भिन्न अधिगम शैलियों को प्रभाव रूपी से संबोधित करना, मतलब किस तरीके से शिक्षार्थियों को अलग अलग शैलियों में उनको पढ़ाया जा सके। अब बात करते हैं कि मानव विकास कुछ विशेष सिद्धांतों पर आधारित है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव विकास का सिद्धांत नहीं है। देखिए ये रिपीट हो गई है, वही क्वेश्चंस रिपीट हो गए हैं आपके। प्रवृत्ति का सिद्धांत जो है मानव विकास का सिद्धांत नहीं है, एक दो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। ओके, नेक्स्ट है संकल्पनाओं की व्यवस्था प्रस्तुति विकास के निम्नलिखित किन सिद्धांतों के साथ संबंधित हो सकती है। किन सिद्धांतों के संबंधित हो सकती है, देखिए ये है आपके विकास के परिणाम स्वरूप वृद्धि होगी। विकास विषम जातीय से सजातीय की ओर अग्रसर होगा, नहीं होगा बिल्कुल भी। विद्यार्थी भिन्न दरों पर विकसित होते हैं। विकास सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा आपका 4, विकास जो है सापेक्ष रूप से क्रमिक होता है, क्रम में चलता है, क्रम में आगे बढ़ता रहता है। देखिए आंसर भी यहाँ पे दे रखे हैं, आप मिला भी सकते हो। एक अध्यापक अध्यापिका ने पाया कि एक विद्यार्थी वर्ग बनाने में कठिनाई अनुभव कर रहा है। उसने अनुमान लगाया है कि वह हीरे का चित्र बनाने में भी कठिनाई अनुभव करेगा। उसने निम्नलिखित में से किस सिद्धांत पर आधारित होकर यह अनुमान लगाया है। किस सिद्धांत पर आधारित होकर उसने यह अनुमान लगाया है, देखिए ऑप्शन देखिएगा। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है कि उन्होंने अनुमान लगाया कि हीरे का चित्र बनाने में उसे समस्या आ रही है, तो ये कौन से सिद्धांत पे है। देखिए विकास निरंतर चलता रहता है, इससे कोई मतलब नहीं है। अलग अलग लोगों के लिए विकास अलग अलग हो सकता है। विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध रखता है। तो देखिए अलग अलग लोगों के लिए क्या रहेगा आपका, अलग अलग प्रकार से विकास रहने वाला है। तो ऑप्शन रहेगा आपका विकास एक व्यवस्थित क्रम में होने वाली प्रवृत्ति से संबंध है। विकास की प्रक्रिया एक उत्परिवर्तन प्रक्रिया है, तो मेरे लिए ऑप्शन सेकंड रहेगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसने सी दे रखा है, लेकिन आप भी सोचना मुझे जो है वो डिफरेंट सभी के लिए अलग अलग विकास होता है। एक व्यक्तिगत भिन्नता का जो सिद्धांत है वो लागू होगा। निम्नलिखित में से कौन सा बाल विकास का एक सिद्धांत है। बाल विकास का कौन सा एक सिद्धांत है, देखिए विकास परिपक्व तथा अनुभव के बीच अन्यों क्रिया की वजह से घटित होता है, बिल्कुल होता है। देखिए सेकंड है विकास प्रत्येक बच्चे की गति का सही ढंग से अनुमान लगा सकते हैं, सही ढंग से नहीं लगा सकते, मतलब अनुमान लगा सकते हैं लेकिन सही ढंग से नहीं लगा सकते। विकास अनुभव विकास का एकमात्र तो बिल्कुल भी नहीं है। दंड के द्वारा सुनिश्चित किया जाता है, तो ऑप्शन डी तो बिल्कुल भी नहीं है। तो फर्स्ट क्या रहेगा आपका आंसर रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है। कौन सा विकास का एक सिद्धांत नहीं है, देखिए विकास संशोधन योग्य होता है क्या, देखो देखते हैं। विकास को संशोधित किया जा सकता है, मतलब हम बता सकते हैं कि भविष्य में क्या होगा, किस प्रकार से बच्चे का विकास हो सकता है। विकास केवल, देखिए जहाँ पे आपका केवल आ जाए, जहाँ पे नेगेटिविटी आ जाए तो वहाँ पे नेगेटिविटी का आंसर आ जाएगा। तो आंख बंद करके आप ऑप्शन सेकंड लगा सकते हो। ठीक है, तो केवल तो आपका होगा ही नहीं। ओके, आज का लास्ट क्वेश्चन देख लीजिए। देखिए बहुत लंबी क्लास है और मैं एक पीडीएफ में कवर करने की कोशिश कर रही थी, एक ही क्लास में इसको कंप्लीट करना चाहती थी, लेकिन टॉपिक्स सारे के सारे कवर करने इतनी मुश्किल है और अभी टाइम है हमारे पास। अगर 2 टॉपिक भी हमने डेली किए तो भी आपका सिलेबस कवर हो जाएगा। तो मुझे लगता है कि यहाँ से आपकी क्वेश्चन सीरीज भी कंप्लीट हो जाएगी, टॉपिक्स भी साथ साथ कवर हो जाएंगे, तो हम छोटे छोटे टॉपिक्स में कंप्लीट करेंगे। देखिए ये क्लास भी आपकी 40 मिनट के लगभग क्लास चली जाएगी। ठीक है, तो अगर कंप्लीट करेंगे तो ये बहुत लंबी क्लास होने वाली है और मैं नहीं चाहती कि कुछ भी स्किप हो, तो हम थोड़ा थोड़ा करेंगे। 20 तारीख से पहले कंप्लीट करते हैं।
ठीक है। देखिए, निम्नलिखित में से विकास के सिद्धांतों का उनके सही वर्ण का मिलान कीजिए। सही वर्णों का मिलान कीजिए। कैसे? समीप, दूराभूमि, दिशा, विभिन्न विभिन्न बच्चे। अच्छा, सिर पदामुखी सिद्धांत, सिर से पैर का क्रम। ओके। अंत व्यक्तिगत भिन्नताएं, अंत व्यक्तिगत भिन्नताएं। ओके, इसका मिलान क्या होगा? देखिए, ऑप्शन क्या है? एक मिला लीजिए, फिर हम मिला लेंगे। देखिए, सी सरल, समीप दुराभिमुख। देखिए, सरल से जटिल की ओर वृद्धि। देखिए, आपका ए का क्या रहेगा? सेकंड रहेगा। ओके, ए का सेकंड रहेगा। बी का क्या रहेगा? बी का देखो, सिर पदामुखी, सिर से पैर का क्रम। देखिए, अगर आपने एक भी मिला लिया ना, मुझे ये पता है कि सिर से पदामुखी, तो बी का क्या रहेगा? आपका सेकंड रहेगा। और फर्स्ट का क्या रहेगा? फिफ्थ रहेगा। तो ऑप्शन आपका देखिए क्या रहेगा? ए का फिफ्थ और बी का सेकंड, दो ही पता है, तो देखिए कोई भी नहीं है, तो ऑप्शन सेकंड क्या रहेगा? आपका आंसर रहेगा। इस तरीके से भी आप आंसर को लगा सकते हो। ठीक है, उम्मीद है ये सब क्वेश्चंस आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे और ये टॉपिक आपके रिवीजन में मदद करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।